हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल श्रीजी फाउंडेशन पर। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और हाँ, आज राधाष्टमी है, राधा जी का बर्थडे है, राधा रानी का बर्थडे है, अपने श्रीजी का बर्थडे है। तो मैं अपने इस चैनल से राधा रानी के बर्थडे पर आप सभी को शुभकामनाएँ विश करता हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और जल्दी से गवर्नमेंट जॉब सब के सब लग जाए। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन पर ऑल बटन ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि आप तक मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुँचे। देखिए, अब आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 181, 181 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 180 क्वेश्चन अपने पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो बाकी के 180 क्वेश्चन फास्ट रिवीजन ज़रूर कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद। हाँ, तो चलो चलते हैं, आज से शुरू करते हैं 181 से। और आज का टारगेट है हमारा 240 वीडियो का। चलो, क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन से आप क्या समझते हो, यानी कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है, क्या होता है ये समावेशी शिक्षा? तो दोस्तों, समावेशी मतलब समावेश करना, कहीं ना कहीं मिक्स करना, इस एक साथ लेकर चलना, इसका मतलब होता है। तो ऐसी शिक्षा जिसमें सभी बच्चे, विशेषकर दिव्यांग भी साथ पढ़ते हैं, उन्हें समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेश मतलब एक करना है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के जो बच्चे होते हैं ना, सबको एक साथ पढ़ना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। यानी एजुकेशन वेयर ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग डिसेबल्ड लर्न टुगेदर। ऐसी शिक्षा जहाँ पर सब साथ पढ़ते हैं उसको समावेशी शिक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन। विशेष शिक्षा क्या है? समावेशी तो आपने पढ़ लिया, अब विशेष शिक्षा क्या होती है दोस्तों? तो विशेष मतलब कुछ तो खास बात होगी ना। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए बनाएगी शिक्षा, विशेष आवश्यकताओं के लिए, यानी कि एजुकेशन डिजाइन फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। ऐसे बच्चे जिन्हें विशेष आवश्यकताएं होती है, जैसे मान लीजिए दिव्यांग कुछ बच्चे हैं जिनको आप मतलब ऐसे बच्चे हैं जिनको आप क्लास में पढ़ा रहे हो, लेकिन उसी तरीके से आप उन बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। उनके लिए आपको स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होगी, अलग तरीके से करिकुलम बनाने की ज़रूरत होगी, अलग तरीके से उनका हाथ पकड़ के, बोलते हैं ना कि एक साथ उनको साथ ले करके चलना। वो बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से दिव्यांग होते हैं, यानी कि वो एबनॉर्मल होते हैं। अब ऐसे बच्चों के लिए विशेष शिक्षा की ज़रूरत होती है। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 183, व्हाट इज मेन स्ट्रीम इन एजुकेशन। शिक्षा में मेन स्ट्रीमिंग क्या है? मेन स्ट्रीमिंग, एजुकेशन में मेन स्ट्रीमिंग क्या है दोस्तों? तो बोलो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य कक्षाओं में पढ़ाना। अब देखो, समावेशी पढ़ लिया, एक साथ पढ़ना, उसके बाद विशेष आवश्यकताओं वालों को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। लेकिन शिक्षा में मेन स्ट्रीमिंग होता है जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हम लोग उन बच्चों के साथ पढ़ाते हैं जो डेली पढ़ते हैं। यानी नॉर्मल बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जब एक साथ पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग मेन स्ट्रीमिंग कहते हैं। देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं। अब ये आप एक बार में आपने पढ़ लिया ना, और मैं अब सोचो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपके दिमाग में हो सकता है कि यार ये बाकी 4 ऑप्शन क्यों नहीं बता रहे। तो 4 ऑप्शन मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि रिविज़न और बहुत अच्छे से समय को मेंटेन करके ले जाने वाली क्लास है। आप 1 घंटे में 20 से 25 क्वेश्चन करते हो और मैं 1 घंटे में 60 से 70 क्वेश्चन करवा देता हूँ, वो भी 40 मिनट में। ऐसे में आप कम समय में ज़्यादा रिवीजन करते हो। आप छोटे बच्चे तो हो नहीं जो दिखाना पड़ेगा हाँ ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, कौन सा गलत है। वो मात्र एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी आप ऐसे पढ़ के आप सही अंदाज़ा लगा सकते हो, बहुत अच्छे से आप सही आंसर कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आपका समय बहुत ज़्यादा बचेगा। व्हाट इज सोर्स रूम इन स्कूल। स्कूल में रिसोर्स रूम क्या होता है? रिसोर्स रूम मतलब विद्यालय में संसाधन कक्ष क्या है? संसाधन मतलब कुछ ना कुछ इस्तेमाल करने वाली चीज़ें होंगी, है ना। नीड की ज़रूरत की चीज़ों को संसाधन कहते हैं। अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत वाले बच्चों के लिए सहायता कक्ष। अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत वाले बच्चों के लिए, यानी कि ऐसे बच्चे जिन्हें ज़रूरत है किसी चीज़ की और जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को जिस रूम में रखते हैं उस रूम को हम लोग कहते हैं क्या? रिसोर्स रूम। यानी कि सपोर्ट रूम फॉर चिल्ड्रेन नीडिंग एक्स्ट्रा हेल्प। ऐसे सपोर्ट रूम जिन बच्चों को ज़रूरत होती है तो उन ज़रूरत की चीज़ों को जिस रूम में रखते हैं उसको हम लोग सपोर्ट रूम कहते हैं, रिसोर्स रूम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान क्या होता है दोस्तों? यानी व्यक्तिगत शिक्षा योजना, IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। IEP क्या होता है?
तो विशेष बच्चों को सीखने की ज़रूरतों के लिए बनाई गई लिखित योजना, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड मतलब व्यक्तिगत होता है, ये रिटन प्लान मेड फॉर द लर्निंग नीड्स ऑफ स्पेशल चाइल्ड, किसी स्पेशल बच्चों के ज़रूरत के लिए बनाई गई एक लिखित योजना। रिटन प्लान को क्या कहते हैं? IEP कहते हैं। और ये रिटन प्लान, लिखे हुए प्लान किसके लिए होता है? तो विशेष बच्चों के लिए होता है जिनको विशेष ज़रूरत होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 186, व्हाट इज़ वोकेशनल एजुकेशन? व्यावसायिक शिक्षा किसे कहते हैं? व्यावसायिक शिक्षा क्या है? व्यावसायिक शिक्षा तो बोला क्या रहा है? व्यावहारिक काम और रोजगार के लिए प्रशिक्षण, यानी ट्रेनिंग फॉर प्रैक्टिकल जॉब्स एंड करियर्स। व्यावसायिक शिक्षा, आपको ऐसी शिक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे कि आप जॉब कर सको, आप नौकरी कर सको। आपको सरकार के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे मेरे लिए परीक्षा निकालो, परीक्षा आ भी गया तो पास नहीं हो पाओ। यानी कि आपके पास कौशल चीज़ें, हाथ के गुण, ये सब होता है व्यावसायिक शिक्षा, ट्रेनिंग देना किसी चीज़ को लेकर। व्हाट इज लाइफ स्किल एजुकेशन? लाइफ स्किल यानी जीवन कौशल शिक्षण क्या है दोस्तों? जीवन कौशल शिक्षण से क्या समझते हो? तो बोल रहा है कि निर्णय लेने, संचार और समस्या समाधान जैसी क्षमताओं की शिक्षा। टीचिंग स्किल लाइक डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी ऐसे टीचिंग स्किल्स जिसमें क्या हो? निर्णय लेने, क्योंकि शिक्षा है ना जीवन कौशल शिक्षा, जीवन में जिन कौशलों की ज़रूरत है उनकी शिक्षा, निर्णय लेने की, ये आपके पास आना चाहिए। डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। संचार और समस्या समाधान जैसी, अब संचार से रिलेटेड, बातें करने से रिलेटेड जो आपके पास समस्याएं हैं, तो या फिर समस्या को समाधान करने वाली जो क्षमताएं होती हैं ना हमारे अंदर, वैसी शिक्षा को हम लोग कहते हैं जीवन कौशल शिक्षा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, व्हाट इज़ एडल्ट एजुकेशन? यानी वयस्क शिक्षा से आप क्या समझते हो? वयस्क शिक्षा मतलब इसमें कुछ ऐसे कंटेंट हो सकते हैं जो बच्चों वाले नहीं हैं, यानी कि हम लोग बड़े हो गए हैं तो बड़ों से रिलेटेड कुछ शिक्षा होनी चाहिए, यानी उन वयस्कों को दी जाने वाली शिक्षा जिन्होंने स्कूली शिक्षा नहीं पाई, मतलब कि उन वयस्कों को दी जाने वाली शिक्षा, वो बड़े लोग जो स्कूली शिक्षा में नहीं थे, अब उन बड़े लोगों के लिए करिकुलम, पाठ्यक्रम अलग बनाना पड़ेगा। अब वो जो बड़े लोग हैं वो क्या है, स्कूल शिक्षा तो मिला नहीं, उनको वयस्क शिक्षा देनी होगी, यानी स्कूलिंग से थोड़ा हट के उनका पाठ्यक्रम होगा। अब हो सकता है कि छोटे बच्चों वाले भी मिक्सअप है और उनके लाइफ, देखो करिकुलम कैसे, जब पाठ्यक्रम जब बनाते हैं ना तो इंसान का एज और मानसिक स्थिति दोनों देखा जाता है। अब लोग बड़े हो गए हैं, अब बड़े होने के बाद अगर आप मान लो बिल्कुल उसको LKG किंडरगार्टन का सिखाओ तो वो अपने आप में इन्फीरियर फील करेगा। तो ऐसे में बहुत सही तालमेल की ज़रूरत होती है। तो जिस पाठ्यक्रम को डिसाइड किया जाता है लोगों का एज और मानसिक स्थिति देख करके, बड़े लोगों को जो स्कूली शिक्षा नहीं प्राप्त किए हैं, तो वैसी शिक्षा को हम लोग वयस्क शिक्षा यानी एडल्ट एजुकेशन कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, व्हाट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन? नॉन फॉर्मल यानी अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है दोस्तों? अनौपचारिक यानी कि इसमें स्कूलिंग नहीं होगा, स्कूल बिल्डिंग में कहीं पर जा करके शिक्षा करना नहीं होगा। लर्निंग आउटसाइड रेगुलर स्कूल्स बट स्टिल ऑर्गेनाइज्ड, नियमित स्कूल से बाहर होने वाली पर व्यवस्थित शिक्षा को क्या कहते हैं? यानी स्कूलिंग शिक्षा नहीं होगी, स्कूल से बाहर शिक्षा होगी, लेकिन क्या होगी? व्यवस्थित होगी। ठीक है, स्कूलिंग शिक्षा से बाहर लेकिन व्यवस्थित शिक्षा होगी। कहने का मतलब औपचारिक शिक्षा होता है स्कूल बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग में औपचारिक शिक्षाएं होती है, लेकिन स्कूल बिल्डिंग से बाहर जो शिक्षा होगी वो होगी क्या? वो होगी अनौपचारिक शिक्षा। लेकिन ये क्या होगी? ये भी स्टिल ऑर्गेनाइज्ड शिक्षा ही होगी। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज़ इनफॉर्मल एजुकेशन? इनफॉर्मल शिक्षा किसे कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा क्या है? बोला दैनिक जीवन, परिवार, साथियों और मीडिया से होने वाली शिक्षा। सोचो, दैनिक जीवन, डेली जो लाइफ में आप सीखते हो, परिवार से भी सीखते हो, दोस्तों से भी सीखते हो और मीडिया से भी सीखते हो आप, तो ऐसी शिक्षा को हम लोग क्या कहते हैं? अनौपचारिक कहते हैं, यानी लर्निंग फ्रॉम डेली लाइफ, फैमिली, पीयर्स एंड मीडिया, इसको क्या कहते हैं हम लोग? अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इससे पहले भी हमने क्या पढ़ा? नॉन फॉर्मल यानी अनौपचारिक शिक्षा, ये नॉन फॉर्मल है। और देखो ध्यान रखना, इंग्लिश के क्वेश्चन में देखना, इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल हो गया अनौपचारिक शिक्षा, एंड नॉन फॉर्मल, यहाँ पर दोस्तों एक करेक्शन करना चाहूँगा, यहाँ पर गैर औपचारिक शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि मतलब क्या होता है कि एक होता फॉर्मल, एक होता इनफॉर्मल और एक होता है
नॉन फॉर्मल, ठीक है। तो फॉर्मल एजुकेशन स्कूलिंग वाला हो गया, इनफॉर्मल जो हो गया वो हो गया दैनिक जीवन, बिना स्कूल गए कहीं से भी सीखना। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में होता है कौशल से रिलेटेड, यानी स्कूल जो संगठन होगा होते हैं ना, जैसे मान लो सपोज कि आप कहीं से कोई ट्रेनिंग ले रहे हो, तो ये क्या हो गया, स्कूलिंग शिक्षा नहीं है, लेकिन ये नॉन फॉर्मल शिक्षा में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 191। व्हाट इज डिस्टेंस एजुकेशन? डिस्टेंस एजुकेशन से आप क्या समझते हो? दूरस्थ शिक्षा क्या है? तो लर्निंग व्हेन टीचर एंड लर्नर आर नॉट फिजिकली टुगेदर, यानी कि जब शिक्षक और विद्यार्थी एक जगह उपस्थित ना हो तो उस शिक्षा को हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन लगभग कैसे लोग करते हैं, कैसे विद्यार्थी करते हैं? वही लोग करते हैं जो या तो कहीं पर काम कर रहे हो या फिर उनकी स्थिति ऐसी है, परिस्थिति ऐसी है कि वो रेगुलर क्लास लेने के लिए नहीं जा सकते। ऐसे में वो लोग डिस्टेंस यानी कि दूरस्थ शिक्षा का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें विद्यार्थी और टीचर एक दूसरे के सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहते। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, इग्नू आपने सुना होगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, नेताजी ओपन यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, बर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा। ऐसे में ये सब दूरस्थ शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज ओपन लर्निंग? ओपन लर्निंग क्या है? मुक्त शिक्षा क्या है? मुक्त शिक्षा से आप क्या समझते हो? तो बोल रहा है क्या, फ्लेक्सिबल सिस्टम अलाउइंग लर्नर्स टू चूज टाइम, प्लेस, पेस। लचीली प्रणाली जिसमें विद्यार्थी समय, स्थान और गति जो है स्वयं चुनते हैं। मुक्त शिक्षा मतलब, ओपन लर्निंग मतलब समय हो, स्थान हो, गति हो। ऐसे में ऐसी प्रणाली, देखो दो प्रणाली होते हैं, एक में तो बोर्ड डिसाइड करता है कि बच्चों का एग्ज़ाम कहाँ होगा, समय क्या होगा, लेकिन कुछ ऐसी ही प्रणाली होती है जिसमें बच्चे डिसाइड करते हैं कि समय क्या होगा और स्थान वगैरह क्या होगा जिस समय वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। तो ऐसी प्रणाली को लचीली प्रणाली यानी कि ओपन लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ नॉन फॉर्मल लिटरेसी प्रोग्राम? नॉन फॉर्मल लिटरेसी प्रोग्राम से आप क्या समझते हो, यानी अनौपचारिक साक्षरता कार्यक्रम क्या है? बोला वयस्कों को बुनियादी पढ़ना लिखना सिखाने का अभियान। लिटरेसी प्रोग्राम मतलब पढ़ना लिखना सीखने का एक प्रोग्राम आयोजन, यानी कि कैंपेन टू टीच बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग टू एडल्ट्स। अभी हमने पढ़ा था ना एडल्ट एजुकेशन, यानी एडल्ट शिक्षा, वयस्क शिक्षा। अब मान लेते हैं कि वयस्क कुछ ऐसे हैं जिन्होंने जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके लिए क्या करना होगा, कुछ बेसिक रीडिंग और राइटिंग स्किल्स जो है उन्हें सिखानी होगी। तो ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं उसको नॉन फॉर्मल लिटरेसी प्रोग्राम कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम? स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से आप क्या समझते हो? कौशल विकास कार्यक्रम क्या है दोस्तों? तो बोल रहा है कि रोजाना योग्य और तकनीकी कौशल बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण। कौशल का विकास, तो रोजाना गलत पढ़ दिया मैंने, रोजगार योग्य और तकनीकी कौशल, यानी कि ट्रेनिंग टू इंक्रीज एम्प्लॉयबल एंड टेक्निकल स्किल। कौशल विकास, आपके पास किसी तरह का स्किल होना चाहिए, क्यों? ताकि उस स्किल का इस्तेमाल करके आप नौकरी कर सको, आप जॉब कर सको, आप कमा सको। ऐसे जो गुण होते हैं ना हाथ के, उसको हम लोग कहते हैं स्किल। और स्किल से रिलेटेड जो प्रोग्राम होता है उसको हम लोग कहते हैं कौशल विकास कार्यक्रम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज एनवायरमेंटल एजुकेशन, यानी पर्यावरण शिक्षा क्या है? पर्यावरण शिक्षा से आप क्या समझते हो? तो बोल रहा है लर्निंग अबाउट नेचर, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल लिविंग, यानी कि प्रकृति संरक्षण और सतत जीवन शैली के बारे में शिक्षा, ये पर्यावरण शिक्षा, यानी प्रकृति के बारे में हम पढ़ते हैं अपने पर्यावरण शिक्षा में। अगला चलते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट इज पॉपुलेशन एजुकेशन, यानी जनसंख्या शिक्षा से आप क्या समझते हो? क्या है ये जनसंख्या शिक्षा? बोला जनसंख्या वृद्धि और उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता, अवेयरनेस अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स इफेक्ट। देखो दोस्तों, दुनिया में भी जितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, सबके पीछे का कारण, यानी मैक्सिमम अगर बोले मोर देन 90% जो कारण है वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि लगभग हर चीज़ का कारण है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है, पानी भी प्रदूषित हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, लोगों में मतलब जो गंदगी ज़्यादा फैल रही है, इनफिल्ट्रेशन कम हो रहा है ज़मीन के अंदर। यानी कि देखा जाए लगभग हर चीज़ की प्रॉब्लम, महंगाई से लेकर जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, लगभग सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि और उसके प्रभाव के बारे में जो आप जानकारी इकट्ठा करते हो, तो उसको हम लोग जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज पीस एजुकेशन, यानी शांति शिक्षा क्या है? देखो ऐसे शिक्षा है ना जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन उसके बारे में पढ़ना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में आएगा, है ना, आ सकता है। शांति शिक्षा क्या है दोस्तों? सहिष्णुता, अहिंसा और सौहार्द सिखाना, मतलब टीचिंग ऑफ टॉलरेंस, नॉन वायलेंस एंड हार्मनी। ठीक है,
शांति मतलब हर वो चीज़ सीखना जो शांति की आधार है, जैसे सहिष्णुता, टॉलरेंस। किसी चीज़ को ऐसा नहीं कि जब कोई कुछ बोले और सीधे लड़ पड़े, झगड़ पड़े, मारपीट कर लिया। अहिंसा, हिंसा को ना अपनाना अहिंसा है। सौहार्द सिखाना, हारमोनी, शांति से रहना, भाईचारे के साथ रहना, ये सब जो है शांति शिक्षा के क्या बोलते हैं इसको, शांति शिक्षा। इनको अगर आप शांति शिक्षा सीखने हैं तो आपको इन सभी चीज़ों को सीखना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 198, व्हाट इज़ हेल्थ एजुकेशन, यानी स्वास्थ्य शिक्षा क्या है। स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, तो स्वच्छता, रोग निवारण और स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा। लर्निंग अबाउट हाइजीन, डिजीज प्रिवेंशन एंड फिटनेस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 199, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एजुकेशन, पोषण शिक्षा से आप क्या समझते हो। तो दोस्तों बोल रहा है कि इसमें टीचिंग अबाउट बैलेंस डाइट एंड हेल्दी फूड हैबिट्स, ठीक है, संतुलित आहार और स्वस्थ भोजन आदतों के बारे में शिक्षा। संतुलित आहार, संतुलित आहार मतलब क्या होता है, बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है, कम खाना बैलेंस डाइट होता है क्या संतुलित आहार, या अभी मान लो कि थोड़ा थोड़ा करके तीनों टाइम खाएंगे वो बैलेंस डाइट है, नहीं। बैलेंस डाइट मतलब होता है कि आपके शरीर में जो विटामिन्स और जो भी न्यूट्रिशनल चीज़ें चाहिए उन सभी को ऐसे खाने में, मतलब खाने का सिस्टम ऐसा करना जिससे आपके शरीर को जो भी विटामिन्स वगैरह चाहिए, जो भी प्रोटीन वगैरह चाहिए, मतलब जो भी आपके शरीर की ज़रूरत हो उन ज़रूरतों को पूरा कर सके, ऐसे डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 200, व्हाट इज़ सेक्स एजुकेशन, ठीक है, यौन शिक्षा क्या है बताओ। तो नॉलेज अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सेफ बिहेवियर, यानी कि प्रजनन, स्वास्थ्य और सुरक्षित व्यवहार के बारे में ज्ञान क्या है, ये यौन शिक्षा कहलाता है। ये स्पेशली क्या है, इसके बारे में हम लोग 18 ईयर्स के बाद में ही अधिकतर लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। नहीं तो आज का भारत के ऐसी सिस्टम है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था है कि लोग इसके बारे में बात करने में भी शर्म और हेजिटेशन फील करते हैं। बच्चों को पता ही नहीं होता है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, नहीं बताते लोग, बहुत कम ही जगह ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिटीजनशिप एजुकेशन, यानी नागरिकता शिक्षा से क्या समझते हो आप। नागरिकता शिक्षा क्या है, तो टीचिंग राइट्स, ड्यूटीज एंड पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी है, मतलब अधिकार, कर्तव्य और लोकतंत्र में भागीदारी की शिक्षा को नागरिकता शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 202, व्हाट इज ह्यूमन राइट एजुकेशन, मानव अधिकार की शिक्षा क्या है दोस्तों। मानव अधिकार की शिक्षा यानी एजुकेशन अबाउट डिग्निटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, सभी के लिए गरिमा, समानता और न्याय के बारे में शिक्षा, ये मानव अधिकार की शिक्षा कहलाती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, व्हाट इज कंज्यूमर एजुकेशन, यानी उपभोक्ता शिक्षा से आप क्या समझते हो। तो बता रहा है टीचिंग अबाउट कंज्यूमर राइट्स, सेफ्टी एंड अवेयरनेस, यानी उपभोक्ता अधिकारों, सुरक्षा और जागरूकता के बारे में शिक्षा, ये हो गया हमारे उपभोक्ता शिक्षा। चलिए ज़्यादा नहीं आगे चलते हैं, ज़्यादा लेट ना करते हुए, व्हाट इज़ मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा से आप क्या समझते हो। नैतिक शिक्षा क्या है, तो टीचिंग वैल्यूज़ ऑफ ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड गुड कंडक्ट, यानी ईमानदारी, सत्य और अच्छे आचरण के मूल्य सिखाना नैतिक शिक्षा कहलाती है। अब दोस्तों आप तो ऐसे नॉर्मल आप सीधे क्वेश्चन के साथ आंसर पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप इसे 4 ऑप्शन के साथ पढ़ोगे जिसमें 3 ऑप्शन गलत होंगे, ठीक है, तो ऐसे में आप सीधे इन आंसर्स को पहचान सकते हो। यानी कम समय में ज़्यादा पढ़ने का एक शानदार तरीका है सीधे क्वेश्चन और आंसर्स को पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन किसको कहते हैं, मूल्य आधारित शिक्षा क्या है दोस्तों। तो एजुकेशन फोकस्ड ऑन बिल्डिंग कैरेक्टर एंड एथिक्स, ऐसे शिक्षा जो किस पे फोकस करता है, कैरेक्टर और एथिक्स बनाने में, यानी चरित्र और नैतिकता निर्माण पर आधारित शिक्षा को हम लोग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कहते हैं। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में क्या होता है, चरित्र का निर्माण होता है और नैतिकता का निर्माण शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 206, व्हाट इज मीन बाई गाइडेंस इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में परामर्श से क्या आशय है। शिक्षा में गाइडेंस यानी परामर्श से आप क्या समझते हो। तो बोल रहा है हेल्प गिवन टू स्टूडेंट्स इन चूजिंग पाथ एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। परामर्श, परामर्श मतलब क्या देना, एक तरीके का सजेशन देना। तो हेल्प गिवन टू स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों को मार्ग चुनने और समस्या सुलझाने में दी गई सहायता। अब विद्यार्थी देखना, अब स्पेशली आप देखे होंगे अगर आप कुछ बच्चों मतलब कुछ बड़े होंगे ना, तो कुछ बच्चे, छोटे बच्चे आपसे पूछे होंगे कि भैया या दीदी आप मुझे बताओ कि 12th के बाद क्या करें, कैसे किया जाए, कैसे पढ़ाई करें, या फिर पढ़ने के तरीके वो पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि आप मुझे बताइए कि 10th के बाद क्या ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले। तो क्या करते हैं वो बच्चे, परामर्श लेते हैं आपसे, है ना, और उन्हीं से लेते हैं जिनको इस बारे में ज़्यादा जानकारी होती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षा में परामर्श का आशय, यानी विद्यार्थियों को मार्ग चुनने के लिए। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, बाकी और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनमें विद्यार्थी क्या करते हैं, अपने
समस्या को सुलझाने के लिए परामर्श लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज काउंसलिंग इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में काउंसलिंग क्या है? शिक्षा में काउंसलिंग से आप क्या समझते हो? तो बोला पर्सनल हेल्प गिवन टू स्टूडेंट टू कोप विद डिफिकल्टीज। काउंसलिंग करने का मतलब पर्सनल हेल्प करना, यानी विद्यार्थियों को कठिनाइयों से निपटने के लिए दी गई व्यक्तिगत सहायता काउंसलिंग कहलाती है। अब परामर्श तो आप पब्लिकली दे सकते हो, परामर्श के लिए ज़रूरी नहीं कि आप व्यक्तिगत ही दो, लेकिन जब काउंसलिंग करते हो तो एक बच्चे को सामने बैठा करके आप उसको डिटेल्ड में सारी चीज़ें बताते हो कि कैसे क्या होगा और किन सब्जेक्ट से किस तरीके से अगर कोई डिसीजन ले तो उसका फ़ायदा क्या हो सकता है। ठीक है, ये होता काउंसलिंग करना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 208। व्हाट इज़ करियर गाइडेंस? करियर गाइडेंस से आप क्या समझते हो? करियर गाइडेंस क्या है? यानी व्यवसाय परामर्श, व्यवसाय करियर है ना, उससे परामर्श क्या होता है दोस्तों? तो एडवाइस टू स्टूडेंट फॉर फ्यूचर एजुकेशन एंड जॉब्स, बच्चों को भविष्य के लिए यानी विद्यार्थियों को भविष्य की शिक्षा और रोजगार के लिए दी गई सलाह, यानी भविष्य में कैसे वो पढ़े और किस तरीके से उन्हें रोजगार मिलेगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं करियर गाइडेंस, करियर से रिलेटेड गाइडेंस देना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 209। व्हाट इज वोकेशनल गाइडेंस, यानी व्यावसायिक परामर्श क्या होता है? तो कौशल के अनुसार उपयुक्त पेशे के लिए परामर्श, गाइडेंस टू मैच स्किल्स विद सुटेबल करियर, यानी ऐसे गाइड जो उनके कौशल में, समझना यहाँ पर हमने दो चीज़ पढ़ा, एक वोकेशनल गाइडेंस पढ़ा और एक करियर गाइडेंस पढ़ा। करियर में क्या होता है? भविष्य के लिए, यानी कि आपको क्या करना है उससे रिलेटेड गाइडेंस दिया गया है। और वोकेशनल गाइडेंस में क्या है कि आपके पास एक स्किल है ऑलरेडी, अब उस स्किल से रिलेटेड आपको गाइड किया जा रहा है जिससे कि आपको क्या मिले? नौकरी या जॉब आराम से मिल सके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 210। व्हाट इज एजुकेशनल गाइडेंस? एजुकेशनल गाइडेंस से आप क्या समझते हो? शैक्षिक परामर्श क्या है? तो बोला हेल्प टू स्टूडेंट्स फॉर स्टडी हैबिट्स, कोर्सेज एंड मेथड्स, यानी विद्यार्थियों को अध्ययन, आदतें, पाठ्यक्रम और विधियों के लिए सहायता। अब जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाई में किस तरीके से हेल्प मिल सके, किस तरीके से जल्दी याद कर ले, जल्दी अच्छे से लिख ले, कैसे मार्क्स ऑब्टेन करे, किस तरीके से पढ़े कि भविष्य में बहुत ज़्यादा फायदा हो, कौन सा सब्जेक्ट चूज करे, इन सभी चीज़ों की जानकारी देना ही शैक्षिक परामर्श यानी एजुकेशनल गाइडेंस कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 211। व्हाट इज साइकोलॉजिकल काउंसलिंग? साइकोलॉजिकल काउंसलिंग क्या होता है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक परामर्श क्या है? तो काउंसलिंग टू डील विद इमोशनल एंड मेंटल इश्यूज, यानी मानसिक या भावनात्मक समस्याओं से निपटने के लिए परामर्श, मानसिक या भावनात्मक समस्या। अब देखो ये जो किशोरावस्था है ना, यानी कि जो एडोलसेंट का जो समय है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मानसिक चीज़ों से गुजरते हैं, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती है। इतना ही नहीं, जब लोग बड़े भी हो जाते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, देखना ना अधिकतर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि मानसिक समस्याएं होती है। तो मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिए जब हम लोग परामर्श देते हैं तो उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कहते हैं। करियर काउंसलिंग में क्या था? करियर से रिलेटेड बोलना है ना, तो उसी तरीके से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में ऐसी काउंसलिंग, ऐसे गाइडेंस देना आता है जिससे कि आप अपने दिमाग की समस्याओं को, इमोशनल समस्याओं को ठीक कर सको। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन की वजह से ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, यानी मन जो है ना उनको परेशान, प्रताड़ित करके रखता है कि वो शांति से ना जी सके। ऐसे में उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। 212। व्हाट इज़ ग्रुप काउंसलिंग? ग्रुप काउंसलिंग क्या होता है? समूह परामर्श, यानी समूह में, है ना। तो काउंसलिंग गिवन टू ए ग्रुप फेसिंग सिमिलर इश्यूज, यानी एक ऐसी ग्रुप जो सिमिलर इशू फेस कर रही है उनको काउंसलिंग देना। मान लेते हैं एक क्रिकेट टीम है, एक बच्चों का एक क्रिकेट टीम है जो बार बार हार रही है, ठीक है, और किसी न किसी एक समस्या की वजह से हार रही है। अब उन समस्याओं से रिलेटेड परामर्श देना ही क्या कहलाता है? ग्रुप काउंसलिंग कहलाता है। समान समस्याओं का सामना करने वाले समूह को दिया गया परामर्श क्या कहलाता है? समूह परामर्श कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज इंडिविजुअल काउंसलिंग? व्यक्तिगत परामर्श क्या होता है दोस्तों? व्यक्तिगत परामर्श से आप क्या समझते हो? बोला 1-to-1 काउंसलिंग सेशन विथ स्टूडेंट, व्यक्तिगत यानी विद्यार्थी और परामर्शदाता के बीच व्यक्तिगत सत्र, इंडिविजुअल काउंसलिंग, यानी वे एक विद्यार्थी है और एक परामर्शदाता, उनके बीच में व्यक्तिगत जो काउंसलिंग होती है उसको इंडिविजुअल काउंसलिंग कहते हैं। यानी ऐसा नहीं कि आप इस काउंसलिंग को ग्रुप में कर रहे हो, व्यक्तिगत कर रहे हो। व्हाट इज प्रिवेंटिव काउंसलिंग? प्रिवेंटिव काउंसलिंग, प्रिवेंटिव मतलब होता है निवारक परामर्श। क्या होता है ये? तो काउंसलिंग टू अवॉइड प्रॉब्लम्स बिफोर दे अराइज, पहले ही। निवारक मतलब क्या होता है? आपने आने से पहले ही समस्या को रोक दिया, यानी समस्याओं से पहले ही बचाव के लिए परामर्श। आपको पता है कि समस्या आ सकती है तो उससे पहले ही बचाव के जो परामर्श होते हैं वो कहलाते हैं प्रिवेंटिव काउंसलिंग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 215।
व्हाट इज़ रेमेडियल काउंसलिंग? अब समस्या आ गई है तो उसको इलाज तो करना होगा, है ना। उपचारात्मक परामर्श क्या है? तो काउंसलिंग टू रिमूव एग्जिस्टिंग डिफ़िकल्टीज़ आने से पहले अगर आपने काउंसलिंग किया तो उसको निवारक कहते हैं, यानी प्रिवेंटिव काउंसलिंग कहते हैं। और डिफ़िकल्टी अगर है, अब आप उसको ठीक करना चाहते हो, तो ऐसे काउंसलिंग को हम लोग रेमेडियल काउंसलिंग यानी उपचारात्मक काउंसलिंग कहते हैं। यानी मौजूदा कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो परामर्श होता है उसको हम लोग रेमेडियल काउंसलिंग कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 216, 2000 बोल रहा था मैं ना, जल्दी होगा, 2000 भी जल्दी कर दूंगा मैं। व्हाट इज डेवलपमेंटल काउंसलिंग? डेवलपमेंटल काउंसलिंग से आप क्या समझते हो, यानी विकासात्मक परामर्श क्या है? तो काउंसलिंग टू हेल्प स्टूडेंट इन ऑल राउंड ग्रोथ, यानी कि बच्चों को, विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए जब आप परामर्श देते हो तो उसको डेवलपमेंटल काउंसलिंग कहते हैं। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? विकास होता है। और विकास में आपको विद्यार्थियों को एक विकास करनी है क्या? नहीं, समग्र विकास करना होता है। तो इसके लिए दी गई परामर्श को हम लोग विकासात्मक परामर्श यानी कि डेवलपमेंटल काउंसलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 217 क्वेश्चन, व्हाट इज क्राइसिस काउंसलिंग? क्राइसिस काउंसलिंग क्या होती है? यानी संकट। क्राइसिस मतलब क्या होता है? संकट। संकट परामर्श मतलब कुछ बताना आपको, है ना, गाइड करना। तो ये क्या है? हेल्प गिवन टू स्टूडेंट ड्यूरिंग सडन इमरजेंसीज। कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गए, कुछ ऐसी समस्या आ गई बच्चों को जो अचानक आई है, उनको पता भी नहीं है कि ये कैसे आ गए, कब आ गए। तो ऐसे सिचुएशन में, इन सिचुएशन में, इन इमरजेंसी में बच्चों को जो हम लोग सिखाते हैं, यानी आकस्मिक जो आपात स्थितियों में विद्यार्थियों को दी गई सहायता, आपात के समय विद्यार्थियों को जब सहायता देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं संकट परामर्श यानी क्राइसिस काउंसलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 218, व्हाट इज ग्रुप डायनामिक्स इन एजुकेशन? शिक्षा में ग्रुप डायनामिक्स यानी समूह, शिक्षा में समूह गतिशीलता। डायनामिक मतलब होता है गतिशीलता, गतिशीलता मतलब जो चीज़ें बदलती रहती है उसको गतिशील कहते हैं। और ग्रुप डायनामिक मतलब हो गया समूह गतिशील। और किस चीज़ में? शिक्षा में। तो स्टडी ऑफ हाउ ग्रुप्स वर्क, लर्न एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर, यानी कि किस तरीके से ग्रुप काम करता है, किस तरीके से ग्रुप सीखता है, किस तरीके से वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इन चीज़ों को सीखना ही क्या कहलाता है? शिक्षा में समूह गतिशीलता कहलाता है। यानी समूह कैसे काम करते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन करना ही ग्रुप डायनामिक्स कहलाता है एजुकेशन में। चलते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 219, व्हाट इज क्लासरूम मैनेजमेंट? यानी कि कक्षा प्रबंधन से, कक्षा प्रबंधन क्या है? क्लासरूम से रिलेटेड मैनेजमेंट है ना, यानी कि इसमें क्लासरूम की चीज़ें आनी चाहिए। क्या है? तो क्लासरूम में टेक्निक्स ऑफ मेंटेन ऑर्डर, डिसिप्लिन एंड स्मूथ लर्निंग। ये तो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? तो अनुशासन, व्यवस्था और सुचारू शिक्षा बनाए रखने की तकनीकें। एक तो क्लास में अनुशासन होनी चाहिए, दूसरा व्यवस्था सही हो, और तीसरा सही तरीके से आपका एजुकेशन यानी सही तरीके से शिक्षा चल रही हो। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा प्रबंधन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 220, 220 नंबर, व्हाट इज डिसिप्लिन इन एजुकेशन? शिक्षा में डिसिप्लिन से आप क्या समझते हो? डिसिप्लिन क्या होता है? मतलब डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। शिक्षा में अनुशासन क्या होता है दोस्तों? शिक्षा में अनुशासन क्या है? तो बोल रहा है ट्रेनिंग स्टूडेंट्स टू फॉलो रूल्स एंड बिहेव प्रॉपरली। बच्चों को ट्रेन करना यानी विद्यार्थियों को नियमों का पालन और सही व्यवहार सिखाना। नियमों का पालन और सही व्यवहार सिखाना ही क्या कहलाता है? डिसिप्लिन इन एजुकेशन कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 221, व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन? आत्म अनुशासन क्या है दोस्तों? आत्म अनुशासन से क्या समझते हो? तो एबिलिटी टू कंट्रोल वंस ऑन एक्शंस एंड बिहेवियर, यानी अपने कार्य और आचरण को स्वयं नियंत्रित करने की क्षमता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते और चाहते नहीं, वो चाहते हैं कि मैं ये ना करूं, लेकिन फिर भी वो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो नियंत्रण खुद पर नहीं रख पाते। तो आत्म अनुशासन क्या होता है? एक योग्यता विकसित करना। कैसे विकसित करते योग्यता? योग्यता योग से विकसित किया जा सकता है, ध्यान से, मेडिटेशन, ठीक है, नाम जप, ठीक है, अध्यात्म से जुड़ करके आप अपनी एबिलिटी को बहुत तेजी से विकसित कर सकते हो, जिससे आप स्वयं पर नियंत्रण करने की क्षमता बढ़ा सकते हो। इसको आत्म अनुशासन कहते हैं, खुद को नियंत्रित करना। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, व्हाट इज मोटिवेशन इन लर्निंग? यानी सीखने में प्रेरणा क्या है? मोटिवेशन मतलब प्रेरणा, किसमें? लर्निंग में, यानी सीखने में प्रेरणा क्या कहलाता है? तो आंतरिक या बाहरी शक्ति जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करती है वो क्या कहलाती है? मोटिवेशन इन लर्निंग, यानी इनर और आउटर फोर्स दैट पुशेस ए स्टूडेंट टू लर्न। ऐसी शक्तियाँ जो बच्चों को
कुछ सीखने के लिए फोर्स करती है। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो कि एक बच्चा है जिसका परिवार बहुत ज़्यादा गरीब है, अब वो एक बेसिक चीज़ें खरीद भी नहीं सकता। ऐसे में जब वो बच्चा किसी को देखता है, अपने दोस्त को देखता है कि मेरा दोस्त कार में घूम रहा है, लेकिन उसके पास तो अभी पहनने को चप्पल भी नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में अगर वो सीख लेता है कि मुझे भी ऐसा बनना है जिससे मैं उसके जैसे बन सकूं, तो ये होता है मोटिवेशन, प्रेरणा होता है। आप किसी को देख करके या खुद की गलतियों को एहसास करके आप प्रेरणा लेकर के सीख सकते हो, जिसको मोटिवेशन इन लर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक प्रेरणा क्या है? आंतरिक प्रेरणा क्या होता है दोस्तों? मोटिवेशन कमिंग फ्रॉम इंटरेस्ट एंड जॉय इन लर्निंग, यानी कि सीखने में रुचि और आनंद से उत्पन्न प्रेरणा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि उनका मन लगता है उसमें। मन क्यों लगता है? क्योंकि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है। जब किसी सब्जेक्ट में या किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है और आप मज़े से सीखते हो ना, तो ऐसे में क्या होता है, उसमें रुचि क्रिएट होता है, आनंद क्रिएट होता है, और ऐसे मोटिवेशन जो मिलती है उसको आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम लोग 224। व्हाट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन? हमने क्या कहा? इंट्रिंसिक पढ़ा भी, जिसमें अंदर से क्या आ रहा है? जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि मुझे पढ़ना है, इंट्रिंसिक है वो। और एक्सट्रिंसिक क्या होता है? बाहरी प्रेरणा होती है ये। बाहरी प्रेरणा मतलब अंक हो गया, पुरस्कार या प्रशंसा जैसी बाहरी चीज़ों से प्रेरणा मिलता है। यानी मोटिवेशन फ्रॉम रिवार्ड्स लाइक मार्क्स, प्राइजेस एंड फेस। यानी कि सोचो, किसी ने आपकी बड़ाई की, आपके ज़्यादा नंबर लाने की वजह से आपको मतलब पुरस्कार दिया गया, ऐसे में जो आपको प्रेरणा होती है ना पढ़ने का, उसको एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहरी प्रेरणा से प्रभावित शिक्षा कहते हैं। लेकिन जब आप खुद ही सीखते हो ना कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो फिर मैं गरीबी से ऊपर नहीं उठ पाऊंगा, अगर मैं नहीं पढ़ा तो फिर मेरा दोस्त आगे वो जो कार में घूम रहा है, मैं पैदल ही चल रहा हूँ, ऐसे में जो प्रेरणा आती है ना अंदर से, या फिर जब आप बहुत आनंद से पढ़ते हो, है ना, मतलब आंतरिक खुशी जब होती है। देखो मैंने इसमें मिक्स कर दिया थोड़ा सा। जब आप बाहर की चीज़ों से प्रेरणा लेते हो तो एक्सट्रिंसिक प्रेरणा होता है, लेकिन जब आप अंदर से, यानी आपकी इच्छा हो रही है पढ़ने की, जिज्ञासा हो रही है, आपको खुशी मिल रही है पढ़ने में, तो उसको क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक एजुकेशन कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रेनफोर्समेंट इन लर्निंग, यानी सीखने में प्रोत्साहन क्या होता है? रेनफोर्समेंट मतलब प्रोत्साहन देना, है ना। तो रिवॉर्ड और फीडबैक टू स्ट्रेंथ एंड बिहेवियर, व्यवहार को मजबूत करने के लिए दिया गया पुरस्कार या प्रतिक्रिया। व्यवहार को मजबूत करने के लिए जब पुरस्कार देते हैं या प्रतिक्रिया स्वरूप हम उसको कुछ कहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है? लर्निंग को प्रोत्साहन मिलता है। मतलब बच्चों को प्रोत्साहित करना, चाहे वो किसी भी माध्यम से करो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? रीइंफोर्समेंट इन लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, यानी कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या है? सकारात्मक प्रोत्साहन क्या है दोस्तों? सकारात्मक प्रोत्साहन, गिविंग रिवॉर्ड टू एनकरेज बिहेवियर, यानी व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार देना, ये क्या है? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। रेनफोर्समेंट मतलब प्रोत्साहन देना, सकारात्मक मतलब ताकि वो और अच्छा कर सके, है ना। तो व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार देना पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है। नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज नेगेटिव रेनफोर्समेंट? नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है? नकारात्मक प्रोत्साहन क्या है दोस्तों? तो रिमूविंग समथिंग अनप्लीजेंट व्हेन करेक्ट बिहेवियर इज शोन, यानी कि सही व्यवहार दिखाने पर अप्रिय चीज़ का हटा देना। सही व्यवहार दिखाने पर वैसी चीज़ें जो अप्रिय है, जो अच्छे नहीं है, उन चीज़ों का हटा देना नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है। रिमूविंग समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि अप्रिय चीज़ों को रिमूव कर देना जब सही बिहेवियर दिखाया जाता है, तो वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है, यानी नकारात्मक प्रोत्साहन होता है कि आप अच्छी चीज़ें देख करके आप बुरी चीज़ों को आपने छोड़ दिया, है ना। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 228, व्हाट इज पनिशमेंट इन एजुकेशन? शिक्षा में पनिशमेंट से आप क्या समझते हो? शिक्षा में दंड क्या है? तो गिविंग अनप्लीजेंट रिजल्ट टू डिस्करेज रॉन्ग एक्ट, यानी गलत कार्य रोकने के लिए अप्रिय परिणाम देना। प्रिय परिणाम मतलब क्या होता है? कि आपको अच्छा लग रहा है, वो काम आपको मिला है, लेकिन अप्रिय परिणाम मतलब आप चाहते नहीं कि कोई आपको पीटे लेकिन आप मार खाए, है ना, वो आपको प्रिय नहीं है। ऐसा व्यवहार जो आपको पसंद नहीं है, वैसा व्यवहार विद्यार्थियों के साथ करना, लेकिन कब? गलत कार्य को रोकने के लिए। अगर कोई गलत कार्य हो रहा है उसको रोकने के लिए अगर आप पनिशमेंट देते हो तो वो पनिशमेंट कहलाता है एजुकेशन में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 229, व्हाट इज रिवार्ड इन एजुकेशन? शिक्षा में रिवार्ड से आप क्या समझते हो? शिक्षा में पुरस्कार क्या है दोस्तों? तो गिविंग समथिंग प्लीजेंट टू गुड फॉर गुड परफॉर्मेंस, यानी अच्छे प्रदर्शन के लिए सुखद चीज़ देना। रिवार्ड
आपने अच्छा किया, आपको प्राइज़ मिला, आपको उससे खुशी मिली, यानी कि इससे क्या हो गया, अच्छे चीज़ों के लिए पुरस्कार देना हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 230। व्हाट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग? लर्निंग के ट्रांसफ़र से आप क्या समझते हो, यानी अधिगम का हस्तांतरण क्या है? अधिगम का हस्तांतरण क्या है? अप्लाइंग लर्न्ड नॉलेज टू न्यू सिचुएशंस, यानी सीखे हुए ज्ञान को नई परिस्थितियों में लागू करना, सीखे हुए ज्ञान को नई परिस्थितियों में। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी लर्निंग का आपने ट्रांसफ़र किया, यानी जो ज्ञान आपने सीखा है और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई कि अब आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो सीखे हुए ज्ञान को नई परिस्थितियों में लागू करना ही क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज़ पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग? अब ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। तो अधिगम का सकारात्मक हस्तांतरण क्या है? व्हेन प्रीवियस लर्निंग हेल्प न्यू लर्निंग, यानी कि जब पुराना ज्ञान नई ज्ञान में मदद करता है। ट्रांसफ़र हुआ है ना, ट्रांसफ़र किसका, और लर्निंग का, जो आपने सीखा है। तो जब पुराना ज्ञान आपके नए ज्ञान को मदद करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है दोस्तों? व्हाट इज़ नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग? अधिगम का नकारात्मक हस्तांतरण क्या है? व्हेन ओल्ड लर्निंग इंटरफेयर्स विथ न्यू लर्निंग, यानी जब पुराना ज्ञान नई ज्ञान में बाधा बनता है। ज्ञान तो दोनों है, एक है पुराना ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में मदद कर दिया। जब पुराना ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में मदद कर रहा है तब तो सकारात्मक ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हुआ, समझ में आ रही है। लेकिन वही जब पुराना ज्ञान नए ज्ञान में बाधा क्रिएट कर दे रहा है तो उसको हम लोग नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। जैसे होता है ना ब्लड ग्रुप में, मान लो कि किसी का ब्लड ग्रुप कुछ और है और कोई और ब्लड ग्रुप आपने उस पर मतलब एम्पली चढ़ाने की कोशिश की, तो ऐसे में क्या होगा, नेगेटिव चीज़ें होंगी, है ना। लेकिन जब आप उससे रिलेटेड चढ़ाओ तो सही होगा, यानी कि अगर आपका वैसा नॉलेज जो आज के नॉलेज को सही तरीके से मदद करता है तो हो गया पॉजिटिव, लेकिन अगर बाधा उत्पन्न करता है तो नेगेटिव हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 233। व्हाट इज़ जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग? जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में क्या होगा, मतलब कोई मतलब ही नहीं रहा, है ना। अधिगम या शून्य हस्तांतरण क्या है? तो व्हेन ओल्ड लर्निंग हैज़ नो इफेक्ट ऑन न्यू लर्निंग, यानी जब पुराने जो शिक्षा है, यानी कि जब पुराना ज्ञान नई शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं डालता। आपने पुराना कुछ सीखा है लेकिन नया जो सीख रहे हो उस पर उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसको जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय क्रिएटिविटी इन एजुकेशन? शिक्षा में क्रिएटिविटी से क्या समझते हो? तो शिक्षा में रचनात्मकता से क्या आशय है? रचनात्मकता यानी कुछ अच्छी चीज़ें करना है। एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज़, रचनात्मक, आपके पास ऐसी योग्यता है कि आप नए आइडियाज़ जनरेट कर रहे हो, आप जो है ओरिजिनल आइडियाज़ जनरेट कर रहे हो, है ना। नए और मौलिक विचार उत्पन्न करने की क्षमता, नए और मौलिक विचार उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं? रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब ही होता है कुछ क्रिएट करना खुद का, समझ में, समझे। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 235। व्हाट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी अपसारी चिंतन क्या है? डाइवर्जेंट, ठीक है, क्या होता है? डाइवर्जेंट मतलब ऐसे, आपने पढ़ा होगा ना कि ट्रांसफॉर्म, डाइवर्जेंट और कंस्ट्रक्टिव, ऐसे ये सारी चीज़ें है ना। तो थिंकिंग ऑफ मेनी पॉसिबल आंसर्स टू ए प्रॉब्लम, एक समस्या के कई संभावित उत्तरों पर सोचना डाइवर्जेंट कहलाता है। अब डाइवर्ट मतलब बहुत जगहों पर जाना होता है ना, या समझो मैंने ऐसे क्या कहा कि आपके बहुत सारे ब्रांचेस हो रहे हैं, एक समस्या है, अब उसके बहुत सारे समाधान निकालने की कोशिश करना, ठीक है, उसके बहुत सारे उत्तरों को ढूंढना, क्योंकि क्वेश्चन एक है, आंसर बहुत हो सकते हैं, यानी सपोज मंजिल लेके जाने के रास्ते बहुत हो सकते हैं। तो उसी तरीके से एक समस्या के कई संभावित उत्तरों को सोचना क्या कहलाता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग? अब कन्वर्जेंट क्या होता है? अभिसारी चिंतन क्या होता है? अभिसारी चिंतन फोकसिंग ऑन फाइंडिंग वन करेक्ट आंसर। डाइवर्जेंट मतलब बहुत सारे आंसर को ढूंढना, और कन्वर्जेंट मतलब सटीक आंसर को ढूंढना, यानी एक सही उत्तर खोजने का पर केंद्रित सोचना, खोजने पर केंद्रित सोचना, यानी एक सही आंसर ढूंढना। आंसर तो बहुत सारे मिल रहे हैं, बट परफेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं ना। क्या होता है कि एक क्वेश्चन दे दिया, उसका तीनों में से बताओ सबसे परफेक्ट कौन सा है। तो बिल्कुल परफेक्ट जब आप आंसर ढूंढते हो तो उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग, और जब बहुत सारे आंसर मिलते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 237 नंबर। व्हाट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग? ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? दिमाग लगाना क्या होता है? यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है दोस्तों? है ना, किसी चीज़ का ढूंढना, क्वेश्चन आंसर्स का। जनरेटिंग मेनी आइडियाज क्विकली विदाउट क्रिटिसिज्म,
यानी कि बिना क्रिटिसिज्म के बहुत सारी आइडियाज़ को जनरेट करना, आलोचना किए बिना जल्दी जल्दी अनेक विचार उत्पन्न करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। सपोज मान लो आपको कोई प्रॉब्लम दे दिया गया, अब आपको उस प्रॉब्लम के बारे में बुराई नहीं करनी है, आपको सीधे क्या करना है, उसकी फाइंडिंग्स करने, उसके मतलब कैसे हम आइडियाज़ जनरेट करें। तो यानी कि अभी आपके पास समय नहीं है कि आप उसकी आलोचना करो, क्रिटिसाइज़ करो, आपको सीधे क्या करना होगा, आलोचना किए बिना जल्दी जल्दी अनेकों विचार उत्पन्न करना होगा उसके लिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं, मतलब दिमाग लगाना ज़बरदस्त तरीके से। चलो नेक्स्ट कहते हैं, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 238 व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या होता है, यानी समस्या सोल्व करने का, यानी समस्या समाधान करने की क्षमता। स्किल टू एनालाइज एंड सॉल्व चैलेंजेस लॉजिकली मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही तरीके से, यानी चुनौतियों का तार्किक विश्लेषण और समाधान करने की क्षमता। कोई चुनौतियां हैं जिनका तार्किक विश्लेषण कर रहे हो आप, यानी लॉजिकली आप क्या करें, उसको एनालाइज कर। देखो बिना एनालिसिस किए आप कैसे समस्या का समाधान पर पहुंच सकते हो, उसको समझना तो होगा ना, उसको ऑब्जर्व करना होगा। तो ऑब्जर्व करके आप उस समस्या का समाधान निकालने की जो कैपेबिलिटी रखते हो, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग से आप क्या समझते हो। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है दोस्तों, यानी क्रिटिकल आलोचनात्मक चिंतन क्या है। तो एनालाइजिंग फैक्ट डीपली बिफोर मेकिंग जजमेंट, यानी जजमेंट बनाने से पहले किसी फैक्ट पर बहुत गहराई से सोचना, यानी निर्णय लेने से पहले तथ्यों का गहराई से विश्लेषण करना एनालिटिकल, ये क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। ठीक है, क्रिटिकल बहुत आलोचनात्मक, गहराई से सोचने का मतलब क्या होता है, गहराई से विश्लेषण मतलब आप सिर्फ उसको पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हो, आप नेगेटिव साइड भी देख रहे हो, आप सिर्फ उसकी अच्छाई नहीं देख रहे हो, आप बुराई भी देख रहे हो। समझ में आ रही है। तो जब क्रिटिकल थिंकिंग करते हो तो आप उसके फायदे और नुकसान दोनों को देख रहे होते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले फायदे और नुकसान के बारे में गहराई से सोचना ही ये क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है, आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 240। और दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर क्लिक करना, जिससे मुझे हिम्मत मिलता है कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं आपके लिए। और हाँ, आप सब्सक्राइब इसलिए भी कर लेना क्योंकि आने वाले समय में ढेर सारे और बहुत शानदार वीडियोस इस चैनल पर आने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। व्हाट इज़ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है, यानी परावर्ती चिंतन क्या है। तो लुकिंग बैक एट एक्सपीरियंसेस टू लर्न फ्रॉम देम, यानी अनुभवों पर पीछे मुड़कर देखकर उनसे सीखना। समझना, जो आपने अनुभव किया है लाइफ में उस चीज़ को रिकॉल करना। पीछे मुड़कर देखना मतलब ऐसे नहीं ऐसे पीछे मुड़कर देख रहे हैं, अनुभव जो आपको हुआ है उसके बारे में सोचना है कि लाइफ में आपने कौन कौन सी चीज़ें अनुभव की है, और उन अनुभव के माध्यम से सीखना, ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहलाता है, यानी वो रिफ्लेक्ट होता है। सपोज मान लो कि पहले किसी दोस्त ने आपको झूठ बोलकर पैसे लिए और उसके बाद रिटर्न नहीं किया, अब सेम उसी तरीके से कुछ साल बाद कोई नया इंसान आपसे पैसे मांग रहा है, तो अब आप क्या करोगे, आप पीछे मुड़ के देखोगे, यार उसने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था, कहीं इसने भी कर दिया तो अनुभव से जो पीछे मुड़ करके देख करके आप सीखते हो ना, उसको रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 241 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और वहाँ से हम लोग 300 क्वेश्चन पूरे करेंगे, जो कि बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगा। लेकिन उसके नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन पर ऑल बटन क्लिक करना होगा। तो दोस्तों देर ना करें बिल्कुल भी, अभी इसी वक्त आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं श्रीजी फाउंडेशन के इस चैनल पर कुछ नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।